सर। आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे और कल डाइवर्सिटी में हम लोगों ने बेसिस देखे। होपफुली आपने चैप्टर रीड करके रखा होगा। आपको थोड़ा ही पार्ट रीड करना था, 2-3 पेजेस आपको रीड करने थे। होपफुली आपने करके रखे होंगे। कुछ डाउट्स हो उनमें से तो पूछ लीजिए। नहीं सर, ऐसे तो कोई डाउट्स आए नहीं। दिपेजा को नहीं सर, मेरे को भी नहीं। आपने 7.1 तक पूरा पढ़ लिया? कोई सी लाइन, कोई सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो, कोई सा वर्ड सर आपको मुझे एक समझ में? वर्ड समझ नहीं आया था। बोलिए। सर माइक्रोमीटर क्या होता है? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, मिलीमीटर क्या होता है? सर एक यूनिट होती है। माइक्रोमीटर एक यूनिट होती है। ओके सर। दिविज, आप इलैबोरेट कर पाएंगे माइक्रोमीटर को? सर जो मिलीमीटर से भी छोटी यूनिट होती है वो माइक्रोमीटर होती है। मिलीमीटर से छोटी यूनिट माइक्रोमीटर होती है। हाँ सर। नैनोमीटर भी मिलीमीटर से छोटी होती है। अगर हम यूनिट की बात कर रहे हैं, प्रीफिक्सेस की बात कर रहे हैं, तो अगर आप नंबर के फॉर्म में बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहले लिखा हुआ है पर वापस लिख लीजिए। लिखिए। ओके सर। दिस इज माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, माइक्रो का सिंबल म्यू होता है, ये जो बनाया है मैंने। चलिए, और कुछ डाउट? सेक्शन 7.1 और उसके क्वेश्चंस आपने कॉपी में कर लिए हैं। और कुछ डाउट? नहीं सर। बाद में भी आए तो पूछ लीजिएगा। जब भी रीडिंग करें तो अंडरलाइन करते हुए करें। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, छोटा सा पैरा है। मैं रीड करते जाता हूँ, स्लोली रीड करूँगा। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मैं 2 बार रीड करूँगा। आप अपनी कॉपी में सिर्फ अंडरलाइन करते जाइए जो आपको समझ में नहीं आए। पूरा पाठ होने के बाद पूछेंगे। ये एक्टिविटी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कल आपको 2 पेजेस में कोई डाउट नहीं आए। इसमें मैं रीड करूँगा, आप अंडरलाइन करेंगे और फिर डाउट पूछेंगे, नहीं तो फिर मैं आपसे पूछूंगा। सेक्शन 7.2 एनसीईआरटी बुक। All living things are identified and categorized on the basis of their body design in form and function. Some characteristics are likely to make more wide-ranging changes. Some characteristics are likely to make more wide-ranging changes in body design than others. There is a role of time in this as well. So, once a certain design comes into existence, it will shape the effects of all other subsequent design changes. So, once a certain body design comes into existence,
it will shape the effects of all other subsequent design changes simply because it already exists. In other words, characteristics that came into existence earlier are likely to be more basic than characteristics that have come into existence later. Continue करूं? This Yes, sir. means सर एक क्वेश्चन है. सर एक वर्ड का मीनिंग बता दो. सब्सिक्वेंट क्या होता है? सब्सिक्वेंट डिजाइन चेंजेस. एक के बाद एक आने वाले. ओके सर. मैं वो लाइन पढ़ देता हूँ. सो वंस अ सर्टेन बॉडी डिजाइन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इट विल शेप द इफेक्ट ऑफ ऑल द अदर सब्सिक्वेंट डिजाइन चेंजेस. उससे रिलेटेड सब्सिक्वेंट का यहाँ मीनिंग है उससे रिलेटेड. सर मुझे उसकी अगली लाइन समझ में नहीं आई. कैरेक्टरिस्टिक्स दैट केम इनटू के बाद की. सब्सिक्वेंट का मतलब होता है उसके बाद आने वाले. तो पहला जो बॉडी डिजाइन चेंज आया, पहला जो चेंज आया किसी बॉडी डिजाइन में, उसके जो बाद आने वाले चेंजेस हैं उनकी बात कर रहे हैं. सो वंस अ सर्टेन बॉडी डिजाइन केम इनटू एग्जिस्टेंस, किसी स्पीसीज की बॉडी में कुछ चेंज हो गया, कुछ हजारों या लाखों सालों में कुछ चेंज हो गया, तो इट विल शेप द इफेक्ट्स ऑफ ऑल द सब्सिक्वेंट बॉडी डिजाइन. फिर उसके बाद जो आने वाले चेंजेस हैं उसमें वो उसका इफेक्ट उसमें दिखने लगेगा. उसके आगे वाली लाइन है इन अदर वर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर. जैसे कोई भी स्पीसीज लो, कोई भी स्पीसीज लो, जैसे 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 ब्लू व्हेल है. अब ब्लू व्हेल की पूंछ ऐसी ऐसी क्यों है? उसके जो विंग्स हैं वो इतने ही बड़े क्यों हैं? सर ऐसी होती है ब्लू व्हेल. उसके जो स्किन है उसका टेक्सचर ऐसा ऐसा क्यों है? पहले ये टेक्सचर जो कैरेक्टर है ब्लू व्हेल का, टेक्सचर का जो कैरेक्टर है ये ज़्यादा पुराना है या इसकी टेल का शेप ज़्यादा पुराना है? आपने शायद कभी डिस्कवरी पे ऐसा प्रोग्राम देखा हो, शायद कभी ऐसा प्रोग्राम देखा हो जिसमें बताया हो कि किसी पर्टिकुलर एनिमल के शेप में ये वाली चीज़ इस टाइम पे लगी थी, ये वाली चीज़ इस टाइम पे लगी थी, ये वाली चीज़ इस टाइम पे लगी थी, मतलब उसकी टाइमलाइन बताई हो. नहीं सर. नहीं सर, नहीं बताया अभी तक. चलो मैं एक दिखा देता हूँ. मेरे को मिलेगा तो मैं दिखा देता हूँ. जैसा पर्टिकुलर मिल नहीं रहा, मेरे को ढूंढना पड़ेगा. बट कोई सा भी जानवर है, जैसे
एलिफेंट है। एलिफेंट के कोई 5 कैरेक्टर्स बताइए जो कि थोड़े अलग हैं बाकी एनिमल्स से। सर उसके दांत। उसके दांत, दिखाने के और खाने के और, तो 2 हाँ लॉन्ग टीथ्स जो कि बहुत अलग है बाकी जानवरों से। सर, और अब आया नाम। टस्क, उसके टस्क, वो लॉन्ग टस्क, दांतों को टस्क बोलते सर उसकी पूंछ, टेल। उसकी टेल जो कि कंपैरेटिवली शॉर्ट है किसी कैट की टेल से, मतलब रेशियो वाइज बॉडी जितना बड़ा है और वो टेल। और सर उस लेग्स, उसके लेग्स, लेग्स डिफर करते हैं। उसके लेग्स बहुत अलग रहते हैं। बोन्स नहीं होती एनिमल्स के लेग्स, ये एलिफेंट के लेग्स में बोन्स नहीं होती है, पूरे मस्क्यूलर होते हैं, जरा सी भी बोन नहीं होती है, पूरे मसल से ही बने होते हैं, तो लेग्स बहुत अलग। सर सर एलिफेंट्स आर फैट। सर वो दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में फैट होते हैं उनके ज्यादा। ईयर्स, कौन सा जानवर है जिसके इतने बड़े ईयर्स दिखे आपको? सर एलिफेंट ही। एलिफेंट ही होता है सर। इसके ईयर्स बहुत अलग कैरेक्टर से। उसकी सूंड, सर उसकी सूंड। इनहोस, उसकी सूंड। अब अभी कौन सी सदी चल रही है? 2021। ऑब्वियसली जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, 0, फिर बीसी में चले जाओ, जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे 5,000 5,500 साल पहले, या जब राम भगवान पैदा हुए थे 7-8 हज़ार साल पहले, ऑब्वियसली तब भी एलिफेंट ऐसा ही दिखता था। पर मैं इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं 1,000-2,000 साल में बात ही नहीं कर रहा हूँ, 1,000 साल पहले या 2,000 साल पहले जाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं लैक्स, कम से कम लैक्स ईयर्स में बात कर रहा हूँ। 1,00,000 साल पहले देखें तो हो सकता है एलिफेंट वैसा नहीं हो, थोड़ा सा अलग हो एलिफेंट की जो स्पीसीज है। अगर मैं 100 लाख, 1 करोड़ साल पहले चले जाऊं तो और अलग तरह के क्रीचर्स होंगे, एनिमल्स, एलिफेंट्स, राइट। हो सकता है उनकी सूंड इतनी लंबी नहीं रहती हो सकता है ईयर्स इस आज से ज़्यादा बड़े होते हो, टेल आज और से ज़्यादा बड़ी होती डायनासोर्स हो। कितने कितने सालों पहले तक एग्जिस्ट करते थे? वो तो ज़्यादा है, बिलियंस ईयर्स है वो तो मैं कुछ लाख या 10 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ साल के रेंज में हूँ। जब एलिफेंट इवॉल्व हुए होंगे तो आज जो एलिफेंट के ईयर्स हैं इतने बड़े, तो कभी टाइम आया होगा जब एलिफेंट के ईयर्स बड़े होने शुरू हुए होंगे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कि लाखों सालों यस में सर। इफेक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि कुशाग्र आज से ध्यान से सुनने लगे तो उसके ईयर्स बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, पूरी ह्यूमन रेस को सुनने की, ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत पड़े तो लाखों सालों बाद, ऐसा बोला जाता है लाखों सालों बाद वो चीज़ इवॉल्व हो जाएगी। तो कैरेक्टर जो पहले डेवलप हो गए, सपोज जो एलिफेंट आज देखते हम, तो एक 10 लाख साल पहले उसके ईयर्स अच्छे डेवलप हो गए थे और आज जैसे देखते वैसे हो गए थे। तो 10 लाख साल पहले उसका ईयर डेवलप हुआ, उसके बाद धीरे धीरे उसकी पूंछ शॉर्ट होने लग गई, और आज जो देखते हैं वो 2 लाख साल पुरानी पूंछ है, मतलब जब से अभी तक इतनी ही है, क्योंकि उसको टेल की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। तो बुक में ये कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर। तो यहां पे जो एग्जांपल लिया उसमें कौन सा कैरेक्टर पहले आया? कान। आर लाइकली टू बी मोर बेसिक, तो इसको बेसिक कैरेक्टर बोलेंगे, और फिर बाकी जो कैरेक्टर्स हुए फिर वो बाद में आए, उनको बेसिक नहीं बोलेंगे। समझे? यस सर।
मतलब थोड़ा सुपरफिशियल बातें उसमें बिल्कुल मैं अंदर नहीं ले जा सकता आपको, ना तो बुक में दिया है ना मेरे को इतना पता है। बट अगली बार जब आप डिस्कवरी का कोई चैनल देखें एनिमल्स के बारे में, तो कभी कभी वो पुराने एनिमल्स के बारे में बताते हैं। नॉट ओनली डायनासोर्स, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पैदा तो हुए थे बट एग्जिस्ट कंटिन्यूस नहीं कर पाए, और जो कर पाए वो इवॉल्व हो गए। जैसे आज का क्रोकोडाइल कुछ मिलियन साल पहले जाएंगे तो वो वैसा नहीं था, वो अलग था। बट उसको जैसी जैसी रिक्वायरमेंट पड़ी वैसी वैसी उसकी बॉडी इवॉल्व हो गई। पर वो इवोल्यूशन की प्रोसेस कुछ सालों में नहीं आती है, बहुत सारी जनरेशन्स के थ्रू आती है। तब बॉडी शेप चेंज हो जाता है। हाँ, बॉडी शेप चेंज हो जाता है, स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाता है, टीथ लेंथ चेंज हो जाती है, अंदर के ऑर्गन्स थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, टेल सर चेंज उनकी हो जाती एज है, भी आंखें डिफर चेंज हो करती है ना? जाती है। आंखें जैसे ह्यूमंस में क्या डेवलप हुआ और क्या नहीं हुआ। ह्यूमंस में ब्रेन डेवलप होते गया ब्रेन डेवलप होते गया, और अभी भी शायद थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में है ब्रेन डेवलपमेंट, थोड़ा सा लास्ट कंटिन्यूएशन में है। बट बहुत सारी चीजें ह्यूमंस में से चली गई, टेल चली गई। हाँ हमारी सर, आईज में एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती थी, जैसे आपके आई जो आई बॉल है उसमें लेयर्स होती है ना, तो पहले एक और एक्स्ट्रा लेयर थी, वो चली सर गई। वो एक और चीज चली गई जो अपन पहले के जमाने में लकड़ी ये सब खाते थे तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए। हाँ, लकड़ी नहीं खाते थे, घास वगैरह खा लेते थे। हाँ सर। या जैसे आज भी जो क्या चीजें नाम है खाते सर हो ना, उसका? बता देता हूँ मैं आपको, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। जो चीजें आज भी खाते हैं उसमें सेल्यूलोज भी होते हैं, सेल्यूलोज भी होते हैं। सेल्यूलोज सुना है? सर सेल्यूलोज अपन डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इम्पोर्टेंट होती है ना उनकी बॉडी शेप। सेल्यूलोज अपन डाइजेस्ट करके एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेल्यूलोज डाइजेस्ट करके अपन एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल जगह चाहिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि कुछ जानवर में होती है आजकल भी, पहले इंसानों में भी होती थी, बट अब नहीं है वो चीज़। तो हम, क्योंकि हमको सेल्यूलोज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हम दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करने लग गए, तो धीरे धीरे वो बॉडी में से हट गई। तो ह्यूमंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इवोल्यूशन में हट चुकी है, और ऐसी बहुत कम चीज़ें जो इवोल्यूशन में ग्रो हुई ह्यूमंस में। चलिए आगे चलते हैं। दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर एवोल्यूशन। व्हाट इज इवोल्यूशन? अब आप समझ गए होंगे एवोल्यूशन के बारे में। Most life forms that we see today have arisen by an accumulation of changes in body design that allowed the organism possessing them survive better. Charles Darwin first described this idea in his book in 1859, The Origin of Species. When we connect the idea of evolution to classification, ये बहुत important चीज़ है इस चैप्टर को समझने के लिए। जब हम इवोल्यूशन को क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में सॉरी सर में एक सेकंड आया। जब हम इवोल्यूशन को क्लासिफिकेशन से जोड़ते हैं तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है क्लासिफिकेशन। When we connect this idea of evolution to classification, we will find some group of organisms which have
एंशियंट बॉडी डिजाइन दैट हैव नॉट चेंज्ड वेरी मच। जैसे आज मेरी जो बॉडी है और मैं यही जो सेल्स में भी वही कंटिन्यूएशन ऑफ सेल्स से ही बना हूं, वो अब पता ही है आपको। तो इन्हीं सेल्स जिस बॉडी में एग्जिस्ट करते थे कुछ लाख या कुछ मिलियन साल पहले, वो ही आज भी आपको दूसरी जगह पे दिख जाएंगे, दूसरे लाइफ फॉर्म्स में दिख जाएंगी, बट उनका इवोल्यूशन नहीं हुआ, वो मेरे वाले सेल्स का हो गया किसी कारण से। we will also find other groups of organisms that have acquired their particular body design relatively recently। जैसे ह्यूमंस तो काफी टाइम पे इवॉल्व हो चुके हैं, बट कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन अभी अभी इवॉल्व हुआ है। अभी अभी मतलब कुछ हजार साल पहले। Those in the first group are frequently referred to as primitive or lower organism, while those in the second group are called advanced or higher organism. In reality, these terms are not quite correct since they are not properly related to differences. Terms है but उतनी correct नहीं है। All that we can say is that some are older organism while other are younger organism। ये ज़्यादा better terms है। Since there is a possibility that complexity in design will increase over evolutionary time, since there is a possibility that complexity in design, body design की बात कर रहे हैं, will increase over evolutionary time या time, it may not be wrong to say that older organisms are simpler while younger organisms are more complex। और अभी कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि ह्यूमंस फर्दर इवॉल्व होंगे, कुछ कुछ मना करते हैं। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि ह्यूमंस और इवॉल्व होंगे, कुछ कुछ मना करते हैं। चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी, उसमें से बहुत सारे पॉइंट गलत प्रूव हो गए, तो फाइनली चार्ल्स डार्विन की थ्योरी नहीं ली जाती है, पूरी थ्योरी नहीं ली जाती क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स गलत प्रूव हो गए या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। बट फिर भी चार्ल्स डार्विन में जो थ्योरी दी थी वो बहुत जगह काम आती है। जैसे यहाँ पे हमको कहाँ पे काम आएगी, उसकी डाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी पढ़ने में। ये चैप्टर इवोल्यूशन पे नहीं है, एक इवोल्यूशन पे चैप्टर है 10th क्लास में, उसमें आपको बताया जाएगा इवोल्यूशन की प्रोसेस कैसी होती है। थोड़ा सा बताया जाएगा, हल्का सा 0.1% समझाया जाएगा, और उसमें चार्ल्स डार्विन का नाम ज़्यादातर जगह नहीं है। पर इनने जो थ्योरीज दी थी, अच्छी खासी डिस्क्राइब्ड चीज़ें बताई थी, ऑलमोस्ट एक बुक लिख दी थी उनने, पर इनकी थ्योरी पूरी वैलिड नहीं है आज की डेट में। चलिए, कुछ पूछना है इसमें से? कुछ भी पूछना है? लाइन समझ में नहीं आई थी ये वाली, व्हेन वी कनेक्ट दिस आइडिया ऑफ इवैल्यूएशन वाली। वही तो समझाई थी मैंने। व्हेन वी कनेक्ट दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन टू क्लासिफिकेशन, देख, जब हम क्लासिफिकेशन से इस आइडिया को कनेक्ट करेंगे, इस आइडिया को कैसे कनेक्ट करेंगे, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जो ट्रू नहीं है, बट सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, अब इसको मूवमेंट में दिक्कत आ रही थी, तो इसने अपने आसपास बहुत सारे छोटे बालों जैसे फ्रेजाइल्स डेवलप कर लिए, तो ये मूव कर सकता है। बट इसके अलावा भी ये बहुत धीरे मूव कर पा रहा था, इसको खाना खाने में भी दिक्कत आ रही थी,
तो फिर इसने सोचा कि मैं इसकी जगह 4 लिम्स डेवलप कर लूँ। इसकी जगह मतलब इसने सोचा, मतलब इसको ज़रूरत पड़ी और डेवलप होती गई। ब्रेन से नहीं सोचते, सेल के न्यूक्लियस से सोचते हैं ये चीज़ें। डीएनए में चेंज होती है तो चेंजेस आते जाते हैं। तो इसने 4 लिम्स डेवलप कर लिए। अब फिर इसको रिक्वायरमेंट लगी कि मेरे को आसपास के वर्ल्ड को परस्यू करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। तो धीरे से इसकी हल्की सी आइज डेवलप हुई। फिर उसको समझ में आया कि मैं पूरी बॉडी से सांस लेता हूँ, तो उसकी जगह एक रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग हो। मतलब ये क्या चीज़ डेवलप हुई? इंसान। ऑब्वियसली ऐसे नहीं डेवलप हुआ इंसान, बट इवोल्यूशन समझ रहे हो, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो चीज़ डेवलप होती जाएगी, आती जाएगी। और ये प्रोसेस कैसी होगी? मिलियंस ऑफ ईयर्स में। अगर हम ये पार्ट देखें, तो आज 2021 में आज भी हमको इस तरह के भी ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, इस तरह के भी ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। जैसे अगर आप पेज पलटो और सारे डायग्राम्स देखते हुए आगे चलते जाओ, तो आपको फिगर 7.13 पे हाइड्रा मिलेगा। हाइड्रा ने अपने टेंटिकल्स डेवलप कर लिए ताकि उसके आसपास वाला जो फूड है उसको पकड़ के अपने पास ला पाए। और फिर अगर आगे चलो तो आपको 7.14 फिगर में कुछ इंसेक्ट्स दिखेंगे, 7.14, 7.15 और 7.16 में, जिनकी बॉडी डिजाइन ऐसी डेवलप हुई है कि उनको मूवमेंट इजी पड़े। हाइड्रा इतने अच्छे से मूव नहीं कर सकता था, बट इनका मूवमेंट इजी पड़े। बट इनमें दिक्कत क्या है? जैसे अर्थवर्म में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अर्थवर्म को थोड़ी देर के लिए उसके खाने से दूर कर दो, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अर्थवर्म के अंदर स्टोरेज नहीं है फूड का। समझ रहे हो? तो फिर बॉडी डिजाइन कैसे डेवलप हुई? 7.17 सेक्शन में देखो, 7.17 फिगर में देखो। सब लोग देख रहे हो ना दिविजा? हाँ सर, देख रहे। 7.17 में उनके छोटे छोटे बहुत नाजुक से लेग्स डेवलप होने लग गए। और उसके अलावा जैसे कॉकरोच को, किसी हाउस फ्लाई को मारो तो अंदर से जूस निकलता है, क्योंकि उनके अंदर एक कैविटी डेवलप हुई जिसके अंदर वो लिक्विड फॉर्म में फूड और एनर्जी स्टोर रखते थे। कुशाग्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही अभी भी, रिज्वाइन करो। तो 7.14 में वो अपने अंदर फूड और ये चीजें स्टोर रखते थे। फिर आगे चले 7.18, तो आप देख सकते हो धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है। सर अब आ रही है मेरी वॉइस? सर सेंट्रीपीड क्या होता है? सेंटीपीड मैं जो समझा रहा हूँ वो नहीं समझना है क्या? देखो सेंट्रीपीड मैंने जो समझाया उसमें इधर ही कहाँ से है, आया? 7.17 में। अरे मैंने जो समझाया उसमें कहाँ से आया सेंट्रीपीड का काम? मैं जो मेन चीज समझा रहा हूँ वो समझना। तो वो तो समझ रहा हूँ। एक पर्टिकुलर जानवर होता है, पर उस पे क्यों जा रहे हैं अपन? तूने जो क्वेश्चन पूछा उस पे समझा रहा हूं मैं। ये एक एक इंसेक्ट के बारे में बताऊं क्या? अभी मैं क्या बता रहा हूं तेरे को कि वो इवोल्यूशन कैसे हुआ, और इवोल्यूशन में डाइवर्सिटी कैसे समझ सकते कि आज भी वो कुछ एनिमल्स वहीं पे हैं और कुछ डेवलप हो गए और कुछ डेवलपमेंट की प्रोसेस में है, वो समझा रहा हूं बेटा। देखो सेंट्रीपीड एक तरह का जानवर होता है जो घरों में भी दिखता है,
स्टोर रूम्स और उसमें दिख सकता है आपको, छोटा सा इंसेक्ट जैसा होता है। उसके बाद वो कैविटी थोड़ी बड़ी हुई, कैविटी काय के लिए, थोड़ा फूड स्टोर करने के लिए। उसके बाद कैविटी थोड़ी बड़ी हुई और मूवमेंट्स थोड़े एक्स्ट्रा होने लग गए, उनके अलग अलग छोटे मोटे ऑर्गन्स डेवलप होने लग गए। उसके बाद अगर आप फिगर वाइज जाएंगे तो 7.20 में एक इंपॉर्टेंट चीज डेवलप हुई, वर्टिब्रेट, जो कि स्टार्टिंग थी स्पाइनल कॉर्ड की। अपनी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जिन एनिमल्स की स्पाइनल कॉर्ड है वो ज्यादातर जगह आपको मिल जाते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है मूवमेंट में। तो एक चीज डेवलप होने लगी वर्टिब्रेट, जो कि स्पाइनल कॉर्ड जैसी थी 7.20 फिगर में। और फिर डेवलप होते 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 वो जानवर बन गए जो कि पूरी दुनिया में बहुत जगह हैं, वो स्पीसीज बन गई जो कि पूरी दुनिया में बहुत जगह हैं। और फिर फाइनली जो आज स्पीसीज को एक्स्ट्रा नंबर है जिनका दुनिया में, ह्यूमंस। अभी जितने ह्यूमंस होने चाहिए उससे 4 से 5 गुना ह्यूमंस है दुनिया में, जरूरत से ज्यादा ह्यूमंस है। क्योंकि उनकी और इसलिए भगवान ने कोरोना को भेजा। क्योंकि उनकी बॉडी डिजाइन ऐसी हो गई, क्योंकि उनकी बॉडी डिजाइन ऐसी हो गई ह्यूमंस की, कि वो इतना कंफर्ट अपने लिए डेवलप कर सकते हैं कि उनकी जनरेशन का गिनती बढ़ते ही जा रही है। ऐसा सिर्फ ह्यूमंस में नहीं है। आप सोचो, एक जंगल है जिसमें आप किसी तरह से हेल्प करो डियर्स को नंबर बढ़ाने के लिए, तो कुछ समय बाद इतने डियर हो जाएंगे, इतने डियर हो जाएंगे कि वो बाकी स्पीसीज के लिए हो सकता है खतरा बन जाए। राइट? आप अलग अलग तरह से हेल्प कर सकते हो, जैसे पर्टिकुलर टाइप की ग्रास आप हेल्प कर रहे हो उसको उगाने में, फिर उनके लिए अलग अलग पॉन्ड्स बना रहे हो जगह जगह पे, जगह जगह पे। कोई वुंडेड डियर दिखता है तो उसको ट्रीट कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो गिनती कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसी तरह से ह्यूमंस के पास सारी फैसिलिटीज़ है। चलिए, तो इतना समझ में आया होगा। मोर टू Yes. नो वो खुद से पढ़ेंगे एक बार, और मैं को कल कुछ पूछना होगा तो उससे पूछेंगे। इंटेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। 7.3 सेक्शन शुरू करते हैं हम लोग। ओके सर। और आज जैसे पढ़ के नहीं रखा था, कल पढ़ के रखना। कुछ भी वर्ड, कुछ भी लाइन जो आपको लगे वो आप पूछ सकते हैं। यस सर। 7.3 सेक्शन, द hierarchy of classification groups। hierarchy, hierarchy का मतलब आप शायद समझते हैं कि कौन किसके बाद, कौन किसके बाद, या कौन किसके अंडर, कौन किसके अंडर। हायरार्की का मतलब आप शायद समझते हैं कि कौन किसके अंडर, कौन किसके अंडर, ऐसा ऐसा। चार्ल्स डार्विन ने 1850 के आसपास थ्योरी दी थी। बट अब हम जो हायरार्की पढ़ने वाले हैं वो बहुत लेट, अभी अभी डेवलप हुई है। बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नेस्ट हैक्ले 1894, रॉबर्ट विटाकर 1959, अभी अभी की बात है, 50-60 साल पहले की। एंड कार्ल होज 1977 have tried to classify all organisms
into broader categories called kingdoms. जो भी जानवर दिखे उसको एक बहुत ब्रॉडर कैटेगरी में मैं क्लासिफाई कर दिया, कॉल्ड किंगडम्स. द क्लासिफिकेशन विटाकर प्रपोज्ड 5 किंगडम्स, 5 अलग अलग किंगडम्स. वो 5 अलग अलग किंगडम्स में आज कोई बच्चा भी क्लासिफाई कर सकता है, क्योंकि बचपन से आपको सिखाते हैं चीज़ें, तो वो उस नॉलेज के बेसिस पे क्लासिफाई कर देता है. एनिमल्स, एनिमेलिया और प्लांटी. और अगर मैं आपको आज असाइनमेंट दूं कि इन दोनों के बीच में 20 डिफरेंसेस निकालिए, 10 मन से लिखने, 10 गूगल से लिखने, तो आप लिख पाएंगे. पर इनके अलावा 3 किंगडम्स और थे, जिसमें से एक का नाम आपको पता है, फंगाई. मशरूम खाया आप लोगों ने? सर नहीं सर. मशरूम खाते हैं नॉर्मल, मतलब नॉर्मली जनरली मशरूम खाते हैं, ये तो पता है, रेस्टोरेंट्स में मिलता है. नहीं सर, नहीं खाते. अरे जनरली खाते हैं लोग, मैं खाता हूँ. हाँ सर, हाँ सर. सेलिब्रेशन जाओगे तो मिल जाएगा आपको, किसी भी रेस्टोरेंट जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा आपको. वेजिटेरियन के अंडर मिलेगा या नॉन वेजिटेरियन के अंडर मिलेगा? सर वो दोनों के अंडर मिल सकता है. सर वेज. वेजिटेरियन के अंडर मिलेगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो वेजिटेरियन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर वो वेजिटेरियन मेन्यू के अंडर मिलेगा. फंगाई है क्या? जो लोग वेजिटेरियन डाइट पे रहते हैं तो मोस्टली उन्होंने प्लांट के प्रोडक्ट्स खाए हैं. यस सर. और एनिमल्स में से मिल्क मैक्सिमम उनने कंज्यूम किया है ना? पेड़ पे नहीं उगता मिल्क, एनिमल्स का रहता है पार्ट. एनिमल्स sir. उसने मिल्क कंज्यूम किया है. और जो वीगन वगैरह रहते हैं वो सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं. खैर, फंगाई प्लांट के अंडर भी नहीं आता, एनिमल के अंडर भी नहीं आता, देख सकते हो आप. कुछ प्रॉपर्टीज उसमें प्लांट्स की होती है, कुछ प्रॉपर्टीज उसमें एनिमल्स की होती है, बट बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टीज भी होती है जो ना प्लांट्स में एग्जिस्ट करती है ना एनिमल्स में. बहुत सारे दूसरे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो ना प्लांट्स में एग्जिस्ट करते हैं ना एनिमल्स में. इसलिए फंगाई को अलग क्लास में डाल दिया. मशरूम इज अ फंगाई. मशरूम इज अ फंगाई. उसके बाद है प्रोटिस्टा, और उसके बाद है मोनेरा. मतलब सबसे पहले है इनफैक्ट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया. प्लीज राइट दीज 5 इन योर कॉपी. हम इन 5 किंगडम्स में से हमारे कोर्स में प्लांटी और एनिमेलिया को पढ़ने का ज़्यादा है, बाकी 3 को बहुत कम है पढ़ने का. एक एक पैराग्राफ है बाकी तीनों पे. प्लांटी और एनिमेलिया पे सबसे ज़्यादा है. चलो आगे चलते हैं. दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या क्या बेसिस हैं इनके? इनके बेसिस हैं सेल स्ट्रक्चर, जैसे राघव ने कल बोला था डीएनए के बेस पे अलग अलग कर सकते हैं, तो डीएनए तो बहुत ज़्यादा फाइन हो गया, उसकी स्टडी में और ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे. सेल स्ट्रक्चर एक बेसिस लिया. मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन,
फूड कहाँ से लेते हैं वो? प्लांटी किंगडम में जो डालोगे वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉमन होगा, एनिमल्स का थोड़ा कॉमन होगा, हीटरोट्रॉफ्स होंगे एनिमल्स, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होंगे। फंगई आप जानते हो ये कंप्लीटली ऑटोट्रॉफ नहीं होता है, सेम प्रोटिस्टा और मोनारा। हाफ हीटरोट्रोफ होता है, हम्म हाफ हीटरोट्रोफ होता है, डिपेंड करता है फंगाई। हाँ, मतलब कंप्लीटली प्लांट जैसा नहीं होता फंगाई कि वो सनलाइट की हेल्प से खाना उगा लेगा, ऐसा नहीं होता है। उसको किसी चीज़ पे, किसी डिकेइंग चीज़ पे जिंदा रहना पड़ता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी जो हमको पढ़नी नहीं है, बट जो कल आपने एक्टिविटी की थी कि सारी स्पीसीज को क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो कोई बोल रहे थे जमीन वाले अलग कर दो, पानी वाले अलग कर दो, हवा वाले अलग कर दो। ऐसा नहीं चल पाएगा, हमने कल देखा था ऐसा नहीं चल पाएगा। तो कैसे उनने सेग्रीगेट किया, वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन निकालना थोड़ा मुश्किल था। थोड़ा सा आपको हेल्प कर दिया कि इन मोटा मोटा इन बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। हम लोगों ने मतलब इन लोगों ने क्लासिफाई किया है। और क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इन्हें किंगडम अलग अलग करे, और किंगडम बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, मोटा मोटी क्लासिफिकेशन है, और उसमें 5 क्लासेस बनाई। अब इन क्लासेस इन किंगडम्स के बेसिस पे और आगे फर्दर डिवीजन होते जाएंगे। द मॉडिफिकेशन was introduced by dividing the Monera into Archaebacteria or Eubacteria is also in use। तो जो मोनेरा है इसको फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 2 हैं? आर्केबैक्टीरिया और आर्चिया, और यूबैक्टीरिया ये और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज ऑल्सो इन यूज। तो फिर या तो बोल सकते हो 6 किंगडम्स बना दिए, यह बोल सकते हो मोनेरो को फर्दर 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो ये तो इधर की बात हो गई। अब वापस आ जाते हैं किंगडम, और फिर उनके अंदर बीच बीच में कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे हायरार्की बनाई है। फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप्स ऑफ वेरियस लेवल एट गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। किंगडम, किंगडम के नीचे आता है उसका फाइलम। अगर एनिमल है, जैसे कोई एनिमल है तो उसका पर्टिकुलर फाइलम होगा। जैसे राघव, तेरा एड्रेस क्या है? राघव, हेलो, तो तेरा एड्रेस क्या है? तेरा वीडियो चालू करो और तेरा एड्रेस बता। सर मैं टाइप करके दे दूं? टाइप करके भेज दे। टाइप कर, मैं 2-3 मिनट में वापस आ रहा हूँ, और वीडियो चालू कर जब तक। हेलो, आप आ गए? हाँ हाँ, आप आ गए क्या?
हाँ, जैसे मैं हायरार्की थोड़ा समझा देता हूँ, हायरार्की क्या होता है। राघव ने अपना एड्रेस लिखा 128 स्ट्रीट 4 कैलाश। हाँ बोलो बोलो। कैलाश पार्क, गीता भवन, अरे नहीं चाहिए। गीता भवन, इंदौर, मध्य प्रदेश। फर्दर बोलूं तो इंडिया। तो ये जो एड्रेस है ये मैंने उल्टा लिखा है कि सीधा लिखा है? आवाज नहीं आई राघव। सर उल्टा लिखा है। सर उल्टा लिखा है। अगर मुझे राघव के घर जाना है तो पहले मैं 128 मकान नंबर ढूंढूंगा या पहले इंडिया, एमपी, इंदौर, गीता भवन, कैलाश पार्क, स्ट्रीट 4 और 120 ढूंढूंगा? हाँ सर, ऐसे सर तो इंडिया बेसिकली मैंने उल्टा नहीं लिखा है। अगर मैं उस पॉइंट पे जाना चाहता हूं, इफ आई वांट टू फाइंड द एड्रेस, तो मैं इस हायरार्की के हिसाब से जाऊंगा। हाँ सर, तो फिर जो ऐसे हायरार्की है तो उसके लिए सबसे पहले कंट्री बतानी पड़ेगी, स्टेट बताना पड़ेगा, सिटी बतानी पड़ेगी, लोकलिटी बतानी पड़ेगी, कॉलोनी बतानी पड़ेगी, स्ट्रीट बतानी पड़ेगी, हाउस नंबर बताना पड़ेगा। उसी तरह से आप इसमें देखें तो आप एक पर्टिकुलर स्पीसीज के हैं। हम जब नॉर्मली बात करते हैं तो उल्टी बात करते हैं, किस स्पीसी के हो, किस जीनस के हो, फिर किस फैमिली के हो, फिर किस ऑर्डर के हो। फैमिली का ये मतलब नहीं है कि काकाणी फैमिली या गुप्ता फैमिली, है ना। फैमिली का मतलब यहाँ पे दूसरा है। तो सबसे अगर ब्रॉडर वे से नीचे की तरफ जाएं तो सबसे पहले किंगडम डिफाइंड होना चाहिए, किस किंगडम के हो, जैसे हमें एनिमलिया किंगडम के। फिर फाइलम डिफाइंड होना चाहिए, किस फाइलम के हो। एनिमल्स के लिए फाइलम डिफाइन होता है और प्लांट के लिए डिवीजन डिफाइन होता है। उसके बाद पता होना चाहिए किस क्लास के हो, फिर किस ऑर्डर के हो, फिर किस फैमिली के हो, फिर किस जीनस टाइप के हो, फिर किस स्पीसीज के हो। जैसे आपकी स्पीसीज में, आप ही की स्पीसीज के अंदर बहुत सारी कॉमन चीजें मिल जाएगी और थोड़ी सी अनकॉमन चीजें मिल जाएगी। आप ही दो ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी कॉमन, हल्की सी अनकॉमन। जीनस में जाओगे तो बहुत सारी कॉमन, थोड़ी ज्यादा अनकॉमन, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे अनकॉमन चीज चेंज होती जाएगी। समझ रहे हो? तो ये हायरार्की है डिवीजन की। बस ये हायरार्की पढ़ना है, इसके ऊपर एग्जाम्पल बेस्ड नहीं पढ़ना है कि ह्यूमन का क्लास क्या होता है, क्या ऑर्डर होता है, क्या फैमिली होता है। बहुत अजीब अजीब से नाम होते हैं उसमें, उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है भी नहीं कोर्स में। तो दिस इज हायरार्की, दीज आर द 5 किंगडम्स। अब हर एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स या डिविजन्स होंगे, हर एक डिवीजन में बहुत सारी क्लासेस होगी, हर एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें खुल जाएगी। और ये जो क्लासिफिकेशन है दिस इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, फूड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं। Thus, by separating organism on the base of hierarchy of characteristics into smaller and smaller groups, we arrive at the basic unit of classification, which is the species. डिवाइड करते जाओगे तो फाइनली स्पीसीज तक पहुंच जाओगे, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। सो व्हाट ऑर्गेनिज्म
can be said to, so what organism can be said to belong to the same species? Broadly, a species include all organisms that are similar enough to breed and perpetuate. अगर एक ही स्पीसीज से ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं तो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर अलग अलग स्पीसीज से ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. समझ रहे हो? दिस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, sir, what is perpetuate? अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना. जैसे डॉग्स में क्रॉस ब्रीडिंग होती है तो अलग अलग ब्रीड्स के डॉग एक ही स्पीसी के अंडर आएंगे, इसलिए उनमें क्रॉस ब्रीडिंग हो पाती है. पर दो अलग अलग स्पीसीज में क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी, लैबोरेटरी में भी नहीं हो पाएगी. द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम्स ऑफ विटाकर आर एज फॉलोज. जो 5 किंगडम है वो अपन ने लिख ही रखे हैं. सबसे पहला किंगडम पढ़ाता हूं और उसमें समझिएगा कि क्या क्या याद करने का है. वो पूरे पैराग्राफ वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए मोनेरा, क्योंकि एक छोटा सा पैराग्राफ है. मोनेरा, मोनेरा के ऑर्गेनिज्म देखेंगे. मोनेरा का ऑर्गेनिज्म 2 में अलग अलग कर दिया, बैक्टीरिया और एनामेना. बैक्टीरिया आपको पता है यूकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली उनको प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे डालते हैं? These organisms do not have a defined nucleus or organelles. वो आप अच्छे से याद रख सकते हो अगर फर्स्ट चैप्टर फॉलो किया है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं. Nor do any of them show multicellular body design. मोनेरा में जितने भी होंगे वो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होंगे. On the other hand, they show diversity based on many other characteristics. कई अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज मिलेंगे आपको. तो डाइवर्सिटी तो है उनमें भी, कई अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज मिलेंगे. Some of them have cell wall while some do not. तो ऐसा नहीं कि प्लांट्स की ही सेल वॉल होती है, प्लांट ही में जाएगा सेल वॉल का, नहीं. बैक्टीरियाज में भी कुछ कुछ बैक्टीरियाज की सेल वॉल मिल जाती है. Of course, having or not having cell wall has very different effect on body design. Here, from having or not having a cell wall in multicellular organism. Multicellular organism में सेल वॉल होती है या नहीं होती है, उससे बहुत ज़्यादा बॉडी डिज़ाइन में अंतर हो जाता है. वो हमको पता है, वो आगे पढ़ेंगे. The mode of nutrition of is organism in this group can be either synthesizing their own food, autotroph, or getting it from the environment, heterotroph. तो मोनेरा ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है, heterotroph भी हो सकता है. This group includes bacteria, blue-green algae, जिसको cyanobacteria भी बोलते हैं, and mycoplasm. Some examples are shown. पैराग्राफ को वापस पढ़िए, मोनेरा पैराग्राफ को वापस पढ़िए. सर ब्लू ग्रीन एल्गी आएगी ना ऑटोट्रॉफिक में? हाँ,
सर माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा नाम है। तो 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले, क्योंकि यूकैरियोट होते हैं इसलिए न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज वेल डिफाइंड नहीं होती। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि आई थिंक आपको ऑब्वियसली पता होगा ये। सेकेंड पॉइंट, इसमें से कुछ की सेल वॉल हो सकती है, कुछ की नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट, ये ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, हीटरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। और फिर एग्जाम्पल्स। ये 4 चीज़ें याद रखनी है मोनेरा में आपको। याद रहेगी? हाँ सर। प्रोटिस्टा पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल्स देख लीजिए अगले पेज पे। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल देखिए अगले पेज पे। सर ये अमीबा पैरामीशियम है ना एग्जांपल इसके? हाँ, अब ये जो 7.2 फिगर में एग्जाम्पल दिए हैं और 7.1 फिगर में एग्जाम्पल दिए, इनमें डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले कि 7.2 में वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज है, कंपैरेटिवली वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज है। तो इसमें 3 एग्जाम्पल्स हैं, आप देख ही चुके हैं। मैं पैराग्राफ पढ़ता हूं। दिस ग्रुप्स includes many kind of unicellular eukaryotic organism। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें भी है, बट कंपैरेटिवली ऑर्गेनेलीज डेवलप होने लग गई। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज appendages such as hair like cilia और whip flanges to move around। इनमें थोड़ा मूवमेंट चालू हो गया, इनमें थोड़ा मूवमेंट चालू हो गया। और किस किस की चीज से वो दे रखा है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हीट्रोट्रॉफिक। ये भी ऑटो भी हो सकते हैं, हीट्रो भी हो सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हैं। और अभी भी ये यूनिसेल्युलर ही है। सर आप 2 मिनट वेट करोगे, मैं नोट्स लिख रहा हूँ। देख लीजिए ठीक से। सर ये थर्ड जो है पैरामीशियम है, अमीबा है, और ये थर्ड वाले को प्रोनाउंस क्या करेंगे? यूग्लेना, यूग्लेना। यूग्लेना। सिंपल है टिल नाउ। फंगाई भी सिंपल ही है। फंगाई सर ये बनाने आ सकते हैं क्या हाँ, डायग्राम्स? लेबलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लेबल के थ्रू याद रखोगे तो बना भी लोगे। तो जैसे मैंने कल बोला था कि चैप्टर की ड्यूरेशन में आप नेमिंग्स तो याद रख ही रहे हैं। कल आपने मोस्ट प्रोबेबली 3-4 नाम छाट के याद करे होंगे। नहीं छाटे हैं तो आज से छाटिएगा। 3-4 नाम छाटो, याद करो, नए नए टाइप के। जैसे आज तो यही मोनेरा, प्रोटेस्टा और प्रोटेस्टा और 1-2 के नाम वो याद रख सकते हो। और एक एक डायग्राम भी करते जाओ रोज। जैसे आज आप सिंपल, बहुत ज़्यादा डर लगता है अगर डायग्राम बनाने से, तो बैक्टीरिया बना सकते हो, एना बैक्टीरिया बना सकते, मतलब बैक्टीरिया मोनेरा के दोनों बना सकते हो। आपको थोड़ा सा आता है डायग्राम बनाना, अच्छा लगता है तो पैरामीशियम भी बना सकते हो।
नहीं तो कल पैरामीशियम बना लेना, रोज एक एक डायग्राम भी बनाते जाओ और 3-4 नए नए नाम भी याद करते जाओ, तो आपको लोड नहीं पड़ेगा सारे नाम और डायग्राम का। चलिए फंगाई की बात करते हैं। दे आर हीटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो तीनों, मोनारा भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है, फंगाई भी यूकैरियोटिक है। दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मटेरियल एज फूड। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनका ऑटो हिट्रो दोनों था, इनका ऑटो हिट्रो दोनों था, इनका एक अजीब सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है उस पे ये रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। Many of them have the capability to become multicellular. ये यूनिसेल्युलर था, ये भी यूनिसेल्युलर था, ये मल्टीसेल्युलर है। काफी सारे उसमें से, ये यूनी था मोनेरा, प्रोटिस्टा यूनी था, और ये उनमें से काफी सारे मल्टीसेल्युलर हो जाते हैं फंगाई में से। At certain stages of their life, they have cell walls made of a tough complex sugar called chitin. इनकी सेल वॉल होती है, और इसका नाम याद रखना, जो मटेरियल की सेल वॉल होती है वो चिटिन होता है। एग्जाम्पल आर ईस्ट एंड मशरूम। ठीक है, अगर आप इसके फिगर को देखोगे तो ये थोड़ा सा पेड़ों जैसे दिखेंगे आपको, बट क्योंकि ये फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते खुद का, इसलिए इसको प्लांटिंग में नहीं डाला। सम फंगल स्पीसीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअल डिपेंडेंस रिलेशन। ये आपने शायद पढ़ा होगा, इसमें एक स्पेशल केस आ जाता है। कुछ फंगाई क्योंकि वो फूड बना नहीं सकती है ना, वो फूड बना नहीं सकती, तो जो पिछला था मोनेरा उसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी थी, तो फंगाई प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं और एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं और इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। इस रिलेशन को बोलते हैं, जैसे इस रिलेशन को बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन। इस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। ये चीज 7th क्लास में भी थी, किसी को याद है? सिम्बायोटिक, इस तरह के रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं और इस कॉम्बिनेशन को लेचन बोलते हैं, लाइचन या लेचन्स। क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर लेचन्स? किसी को याद नहीं है 7th क्लास? ये चीज 7th क्लास में भी थी। वी हैव ऑल सीन लिचन्स एज द स्लो ग्रोइंग लार्ज colored patches on the bark of trees। जो पेड़ पे चिकना चिकना उग जाता है वो लिचन्स होते हैं, और लिचन्स बेसिकली फंगाई और ब्लू ग्रीन एल्गी का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज पे हैं, बट वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं जिंदा रहने में। सर ऐसे पानी पे भी बन जाती है ना? ऐसी पानी पे भी बन जाती है, एग्जैक्टली। तो हम फिगर 7.4 देखते हैं। ऑर्गेनिज्म या तो प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा।
अगर प्रोकैरियोटिक है तो वो यूनिसेल्यूलर और मोनेरा ही रहेगा। अगर यूकैरियोटिक है तो यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर दोनों हो सकता है। अगर यूनिसेल्यूलर है तो सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा। और अगर मल्टीसेल्यूलर है, मल्टीसेल्यूलर में अगर उसकी सेल वॉल है और सेल वॉल नहीं है, अगर उसकी सेल वॉल है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है तो प्लांट। अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है तो फंगाई। अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो प्लांट। और अगर उसकी सेल वॉल नहीं है तो हम लोग एनिमल्स। सिंपल है क्या? सेवन पॉइंट फिगर 4 टेबल को, हायरार्की को याद रखना सिंपल है क्या? यस सर। यस सर। राघव, आज की क्लास ओवर करने से पहले मैं ऐसे ही बताना चाहूँगा कि जैसे ये हायरार्की हमने एक ही क्लास में लगभग कवर कर ली, उसी तरह से आगे की 2 टेबल्स भी हम एक डेढ़ क्लास में अचीव कर लेंगे। और टेबल ठीक के है बेस सर। पे आपको पूरा डाइवर्सिटी याद हो जाएगा इन 3 टेबल्स के बेस पे। बट रोज रोज आपको 3 से 5 नाम, अलग अलग अजीब से जो नाम है वो कॉपी में लिखिए। एक कॉपी में 10-12 पेज के बाद एक पेज बना लीजिए, या अभी पेज बना लीजिए जिसमें आप 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए नाम लिख रहे हैं। तो रोज 3 से 5 उसमें हाँ, नाम मैंने तो पूरे लिखिए। नोट्स लिख लिए। 5-7 बार उसको पढ़िए, 5-7 बार उसको नाम को पढ़िए, वो याद हो जाएगा। वैसे ही आप डायग्राम, रोज एक एक डायग्राम ट्राई कीजिए मिनिमम। अगर बहुत सिंपल डायग्राम है तो उसके साथ एक और ट्राई कर लीजिए, बट रोज एक एक डायग्राम ट्राई कीजिए। मैं इंसान, ब्लू व्हेल वो सब नहीं बनवाऊंगा, पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बनवाऊंगा, और ये आते भी हैं बनाने के। 5 दिन ये छोटा सा होमवर्क कर लेंगे। नाम में कितनी देर लगेगी आपको? 3-4 मिनट। और डायग्राम में कितनी देर लगेगी आपको? 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, कि उसको लेबल्स पूरे याद होने चाहिए। तो इतना काम कर लेंगे रोज, तो आप 5 दिन में तो आधा चैप्टर कर लेंगे जहाँ पे दिक्कत आती है आपको। ठीक है, चलिए पेज नंबर 85। ये प्लांटी और एनिमेलिया का पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, वो आप खुद पढ़ लेंगे क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगा ही उनका। तो पेज नंबर 85 का जो इन टेक्स्ट है यहाँ तक मैंने कवर करा दिया है। यहाँ तक के एमसीक्यूज इन टेक्स्ट वो पूरे अपडेटेड रखिए। कुशाग्र सिर्फ लिखते जा रहा है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। सर मैं बुक में सुन भी एक रहा हूँ। पैराग्राफ है, तू इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि तू सुन भी लेगा, याद भी हो जाएगा और वो लिख भी लेगा। तुझे बीमारी है गुड बॉय दिखने की। एंड आई हेट इट जब कोई अपने दिमाग का यूज नहीं करता है और मेरा काम कंप्लीट है, मेरा काम कंप्लीट है। किंडरगार्टन के बच्चे करते हैं ऐसा। अगर तुझे उसी लेवल पे रहना है तो ठीक है, बीट। नोट्स पूरे पूरे बुक में से देख के लिख रहा है, मेरी सुन रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो तू इतना स्टूपिड है कि तू सोच रहा है कि मैं सुन रहा हूँ। तुझे पता ही नहीं है टीचर जब बोलता है तो वो क्या विजुअलाइज करना होता है, तुझे पता ही नहीं है। यू हैवंट गॉट द टेस्ट ऑफ दैट। पूरे टाइम लिखते रहे क्लास में, ठीक है। फाइनली मेरे को टेस्ट में रिजल्ट चाहिए। आपको ऐसे निकालना है तो आप ऐसे निकालो, वो आई विल बी हैप्पी विद दैट। अगर आप ऐसे रिजल्ट निकाल सकते हो तो ऐसे निकाल के बता दो, आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। तो
ये चीज़ है और यहाँ तक आपको कंप्लीट करके रखना है। कल आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। बाय।